नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उनकी हम चर्चा करेंगे और उनके जो बेसिक्स होंगे, जो फंडामेंटल्स होंगे, उनको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में अगर उनसे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो, वहाँ आप आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकें। इसी श्रृंखला के क्रम में आज से हम भूगोल के एक टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, यानी मूल रूप से अगर हम कहें तो नदियों के द्वारा जो निर्मित लैंडफॉर्म है, जो स्थलाकृतियाँ हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे और उसी के संदर्भ में नदी के निचले भाग में निर्मित होने वाले जो स्थलाकृति है डेल्टा, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें तो नदी के द्वारा निर्मित जो भू आकृतियां हैं उनको हम नदी या फिर जलीय दृश्यभूमि कहते हैं। और नदी का जो उद्गम होता है या जहां नदी उत्पन्न होती है, जहां उसका जन्म होता है, उसको हम नदी का उद्गम या फिर नदी का स्रोत कहते हैं। जहां नदी किसी सागर या फिर किसी झील में जाकर मिल जाती है, उसको हम उस नदी का मुहाना या मुख या फिर रिवर माउथ कहते हैं। और जिस मार्ग से नदी गुजरती है या जिससे अपवाहित होती है, उसको उस नदी का घाटी कहते हैं। और इस तरह से नदी तीन प्रकार से कार्य करती है। पहला जो होता है वो होता है नदी के द्वारा होने वाला अपर्दन यानी इरोजन। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। और तीसरा होता है निक्षेपण यानी डिपोजिशन। तो ये तीन कार्य नदी करती है और नदी अपने उद्गम क्षेत्र से और अपने मुहाने तक पहुंचने तक नदी के द्वारा इन तीन प्रकार के कार्य, जो अपर्दन है, परिवहन है और निक्षेपण है, इनके द्वारा अलग अलग प्रकार के स्थलाकृतियों का, लैंडफॉर्म का निर्माण होता है। और इस दृष्टि से नदी को मूल रूप से तीन भागों में हम विभाजित करते हैं। पहला जो होता है वो नदी घाटी का ऊपरी भाग होता है और इसमें नदी के द्वारा कुछ खास लैंडफॉर्म निर्मित होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो गार्ज है, कैनियन है, वाटरफॉल्स है, छिप्रिका है। और वहीं नदी का जो मध्यम भाग होता है, यहाँ पर नदी के द्वारा जलोढ़क शंकु, जलोढ़क पंख या गोखुर झील जैसे जो स्थलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण होता है। और फिर अगर हम आगे देखें तो नदी के निचले भाग में डेल्टा या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर गुम्फित नदी का निर्माण होता है। और इसी क्रम में इसके निचले भाग में नदी के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति डेल्टा है उसके बारे में आज हम देखेंगे। और यही हमारा हेडिंग है कि कैसे होता है नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण। और इसी क्रम में इसके विभिन्न जो पहलू होंगे, जैसे अगर हम बात करें कि आखिर ये डेल्टा होता क्या है, डेल्टा की परिभाषा क्या है, फिर हम देखेंगे कि फीचर्स ऑफ डेल्टा यानी डेल्टा की विशेषताएं कौन सी हैं, कौन से इसके फीचर्स हैं, उन पे हम देख लेंगे। और किसी भी डेल्टा या नदी डेल्टा के निर्माण के लिए कौन सी प्रमुख अनुकूल दशाएं हैं जिनकी उपस्थिति होने पर ही डेल्टा का निर्माण होता है। और फिर देख लेंगे कि आखिर डेल्टा की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है और डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। हम देख लेंगे कि आखिर डेल्टा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं और इन डेल्टाओं का हमारे लिए क्या महत्व है। और फिर देखेंगे कि क्या डेल्टाओं के लिए कुछ प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं या इनके लिए कौन से संकट उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये सारे क्या होंगे कि आज हमारे चर्चा के पहलू होंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये जो डेल्टा है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे। तो देखिए, नदी जो होती है अपने उद्गम क्षेत्र से मुहाने तक पहुंचने तक, इस बीच में क्या होता है कि नदी के द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं। जैसे हमने बताया कि नदी के द्वारा अपर्दन होता है, जो अपर्दित पदार्थ होते हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है। और फिर क्या है कि जो सेडिमेंट्स हैं उनका निक्षेपण होता है, यानी उनका क्या होता है, डिपोजिशन होता है। तो ये नदी के द्वारा कार्य किए जाते हैं। और इसी के संदर्भ में अगर हम डेल्टा का सामान्य परिचय या इसको डिफाइन करने का प्रयास करें
तो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में डेल्टा जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और सामान्य तौर पे जो नदी है वो अपने उद्गम क्षेत्र से अपने मुहाने तक यानी रिवर माउथ तक पहुंचने के बीच में क्या है कि विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। उसके द्वारा क्या होता है कि अवसाद बनते हैं, और इसी के अंतर्गत क्या होता है कि जब ये नदी सागर से मिलने से पूर्व अपने साथ जो विभिन्न सेडिमेंट्स हैं, जो अवसाद हैं, उनको लाकर सागर के तट पर जमा करती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब यही अवसाद या इनकी जो मात्रा है वो बहुत अधिक हो जाती है, तो उस समुद्र के निकट जो तल होता है वो समतल होने लगता है। और इसके बाद जैसे जैसे अवसादों की मात्रा बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि नदी की धारा के लिए अवरोध उत्पन्न होने लगता है। और अवरोध उत्पन्न होने के बाद जो नदी होती है वो कई धाराओं में बट जाती है, और इस धारा के बटने से एक विशेष प्रकार के स्थलाकृति का या लैंडफॉर्म का निर्माण होता है। और वो जो स्थलाकृति होती है वो लगभग त्रिकोणाकार होती है, यानी कि एक ट्रायंगुलर शेप में होती है। और इसी विशेष स्थलाकृति को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, या कह सकते हैं कि वही डेल्टा का निर्माण होता है। सामान्य तौर पे हम देखें तो जो डेल्टा है ये यूनानी भाषा के डेल्टा जो अक्षर है, ठीक है, उसी से मिलता जुलता है, और उसी से मिलने जुलने के हिसाब से ही इसका नाम क्या है कि डेल्टा पड़ा है। तो इस तरह से क्या है कि हमने डेल्टा को परिभाषित किया। अगर हम बात करें कि आखिर डेल्टा का प्रयोग सबसे पहले किस भूगोलवेत्ता ने किया है, तो सबसे पहली बार हेरोडोटस ने क्या है कि नील नदी के मुहाने के तट पर डिपोजिट्स जो लैंडफॉर्म थे, यानी कि अवसादों के निक्षेपण से जो वहां स्थलाकृति बनी थी, उसी के लिए डेल्टा शब्द का उपयोग सबसे पहली बार हेरोडोटस ने किया था। तो इस तरह से क्या है कि हम ये देख लिए कि आखिर ये डेल्टा होता क्या है। तो ये डेल्टा हो गए। अब इसी को थोड़ा सा इमेज में हम देखें, जैसे जो नदी होती है, नदी अपने उद्गम क्षेत्र से आगे बढ़ती है और अपने मुहाने तक पहुंचती है। इसके बीच में क्या है कि नदी मियांडर बनाती है, विभिन्न सेडिमेंट्स का निर्माण करती है, उनको ट्रांसलोकेट करती है, उनका ट्रांसपोर्टेशन करती है, उनको परिवहित करती है, और फिर जाकर क्या है कि ये उनको डिपॉजिट्स करती है। इसी डिपॉजिट्स होने के पहले क्या होता है कि जैसे जैसे वहाँ अवरोध उत्पन्न होता है तो नदी की जो मुख्य धारा है वो अलग अलग शाखाओं में बट जाती है, और इसी के द्वारा क्या होता है कि डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये डेल्टा होता क्या है। अब थोड़ा सा डेल्टा की जो सामान्य बातें, जो सामान्य इसकी विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। तो हमने बताया कि जो डेल्टा का शेप होता है वो क्या होता है, वो ट्रायंगुलर होता है, यानी त्रिकोण के हिसाब से होता है, यानी त्रिकोण यानी कह सकते हैं जो त्रिभुज होता है उसी के समान होता है। और नील नदी के जो निचले मैदान हैं उनकी जो आकृति है वो यूनानी अक्षर से मिलती जुलती है, और वहीं से इस डेल्टा शब्द का विकास हुआ है। और भारत में अगर हम जैसे देखें, जो सुंदरवन डेल्टा है ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टाओं में शुमार है। और इसी के साथ भारत का जो पूर्वी तट है, जो ईस्टर्न कोस्ट है पूरा, वहाँ भी छोटे छोटे अनेक डेल्टाओं का विकास हुआ है। और जिन डेल्टा प्रदेशों को नदियों से निरंतर एवं अधिक मात्रा में अवसाद मिलते रहते हैं वो अपना विस्तार धीरे धीरे करते रहते हैं। यानी कि क्या है कि जो डेल्टा होता है उनको अगर लगातार सेडिमेंट्स प्राप्त होते रह रहे हैं तो वो डेल्टा का विकास होते रहता है, यानी वो डेल्टा अपने आकार में बढ़ते रहता है। तो ये क्या हो गई कि ये डेल्टा की सामान्य विशेषताएं हो गई। अब हम बात कर लेंगे कि आखिर किसी भी डेल्टा के बनने के लिए या उसके फॉर्मेशन के लिए, उसके निर्माण के लिए कौन सी मूल दशाएं अनिवार्य हैं। तो देखिए, इसमें सबसे जो पहली दशा है वो है नदी का ढलान। और नदी के ढलान कहने का मतलब क्या है कि प्रारंभिक अवस्था में जब नदी का उद्गम होता है और नदी धीरे धीरे नदी घाटी से आगे बढ़ती है तो उस दौरान नदी का वेग तीव्र होना चाहिए। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में जो नदी है उसका वेग अधिक होना चाहिए। और वो अधिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब नदी का वेग अधिक होगा
तो नदी के द्वारा कटाव होगा, यानी कि नदी के द्वारा पार्श्व कटाव होगा और ऊर्ध्वाधर कटाव होगा, और उसी के द्वारा जो सेडिमेंट्स हों, जो अवसाद हैं, वो पर्याप्त मात्रा में निर्मित होंगे, जो आगे चलकर डेल्टा निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। दूसरी बात कि जो नदी का वेग है वो मुहाने के समीप कम होना चाहिए और वहां पर नदी की गहराई भी कम होनी चाहिए। तो ये दो चीजें समझने वाली हैं कि प्रारंभिक अवस्था में, यानी नदी के प्रारंभिक अवस्था में नदी का वेग अधिक होना चाहिए और वहां पर नदी की गहराई भी अधिक होनी चाहिए। लेकिन नदी के मुहाने के समीप नदी का जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो कम होना चाहिए। और साथ ही क्या है कि समीप पे, यानी मुहाने के समीप नदी की गहराई भी कम होनी चाहिए, और इसी के साथ वहाँ जो सागरी क्षेत्र है वो भी उथला होना चाहिए। इससे क्या होगा कि वहाँ पर जो सेडिमेंट्स हैं, जो अवसाद हैं, जो मलबा है, उनका निक्षेपण आसानी से हो पाएगा। दूसरी जो आवश्यक दशा है वो हम कह सकते हैं कि नदी के निक्षेपण के लिए वहाँ उचित स्थान होना चाहिए, यानी वहां प्रतिकूल स्थिति नहीं होनी चाहिए। और साथ ही क्या है कि जो नदी का आकार है या नदी का जो आयतन है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि नदी में जो जलभार है या नदी में जो जल है वो अधिक होना चाहिए, और इसके लिए क्या है, नदी का आकार और उसका आयतन अधिक होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि नदी के द्वारा अवसाद अधिक मात्रा में निर्मित होंगे। अब इस तरह से क्या होगा कि दो कंडीशन हमने देख लिया कि नदी का ढलान, नदी का आकार और आयतन, और इसी के साथ नदी का वेग। इसी के साथ क्या है कि हमें यह देखना होगा कि जो सागरी क्षेत्र है वहां पर सागरी लहरों का प्रभाव कम होना चाहिए, क्योंकि अगर सागरी लहरों का प्रभाव अधिक होगा तो जो सेडिमेंट्स हैं वो आसानी से लहरें बहाकर अपने साथ लेके चली जाएंगी, जिससे क्या होगा कि वहां पर डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। और नदी के मुहाने के समीप ज्वार या ज्वारी तरंगों का प्रभाव भी कम होना चाहिए। तो ये क्या है कि ये कुछ प्रमुख दशाएं हैं जिसके द्वारा क्या है कि हम देख लेंगे कि डेल्टा बनने के लिए जो प्रमुख अनुकूल दशाएं हैं। अब इसी के साथ एक दो और स्थिति है, जैसे नदी के मुहाने पर समकोण पर कोई भी तेज धारा नहीं चलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये डेल्टा हमारा बन रहा है, अगर इसके परपेंडिकुलर या समकोण पर कोई जलधारा रहेगी तो यहाँ जो सेडिमेंट्स है उनकर ये बहाकर अपने साथ लेकर बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया है वो बाधित होगी। इसी के साथ क्या है कि नदी के निचले बेसिन में अधिक अगर वर्षा हो रही है तो वो भी क्या है कि डेल्टा निर्माण में सहायक होता है। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण और आवश्यक दशा है कि जहां भी डेल्टा निर्मित हो रहा है वो क्षेत्र विवर्तनिकी स्थिरता के दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां कोई भी विवर्तनिकी घटना होती है तो वो डेल्टा निर्माण के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करेगी। तो इस तरह से क्या है कि ये कुछ अनिवार्य अनुकूल दशाएं हैं या प्रतिकूल दशाएं हैं जो डेल्टा के निर्माण में या तो सहायक होती है या फिर उसके प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करती है। इसके बाद हम देख लेंगे कि नदियों के द्वारा जो डेल्टा का निर्माण होता है, जो फॉर्मेशन होता है। तो पहले हमने देखा कि जब नदी अपने उद्गम क्षेत्र से प्रारंभ होती है और धीरे धीरे क्या है कि अपने मुहाने तक पहुंचती है, इस बीच में क्या है कि नदी अपर्दन करती है, अवसादों को निर्मित करती है, फिर उनका परिवहन करती है और अंत में क्या है कि मुहाने के समीप इनका निक्षेपण करती है, और इसी के द्वारा क्या होता है कि किसी भी डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये हमने देख लिया कि नदियों के द्वारा कैसे डेल्टा का निर्माण होता है। फिर हम देख लेंगे कि आखिर डेल्टा की संरचना कैसे होती है। तो देखिए, अगर हम डेल्टा की संरचना की बात करें तो ये कणों के आकार के आधार पर इसका निर्धारण होता है। या तो क्या होंगे कि जो अवसाद हैं, जो सेडिमेंट हैं, उनके कण के आकार बड़े होंगे, या फिर जो सेडिमेंट्स हैं उनके कण के आकार छोटे होंगे। अगर कण के आकार छोटे होंगे तो वो सागरी क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि वो डेल्टा के निर्माण में कम योगदान दे पाएंगे। लेकिन जो बड़े कण होंगे वो आसानी से नदी के मुहाने के समीप क्या होंगे, स्थापित हो जाएंगे, और उनके द्वारा क्या होगा कि डेल्टा का निर्माण होगा। और इसी के आधार पर डेल्टा के
तीन स्तर पाए जाते हैं। जो पहला होता है वो डेल्टा का सबसे ऊपरी स्तर होता है, ठीक है। यानी डेल्टा के तीन स्तर हुए, उसमें जो पहला होगा वो टॉप सेट बेड होगा, यानी जो सबसे ऊपरी स्तर होगा ये इसका पहला स्तर होगा। जो पहला स्तर होगा ये चौड़ा होगा, इसका ढाल मंद होगा और इसी के साथ यहाँ जो मैदान होगा वो समतल होगा और सागर तल से ये थोड़ा सा क्या होगा, ऊंचा होगा। तो ये पहला स्तर होगा। इसी के साथ जो दूसरा स्तर होगा उसको हम बोलते हैं अग्र स्तर, यानी फोर्थ सेट बेड, ठीक है। दूसरा जो होगा उसको हिंदी में हम बोलते हैं अग्र स्तर, यानी कि फोर्थ सेट बेड। इसकी विशेषता क्या होगी कि ये सागर के तरफ, यानी जो सागरी क्षेत्र है उसकी तरफ ये निकला होगा, उसकी तरह इसका उभार होगा। इसका जो ढाल होगा, ये जो स्लोप होगा वो क्या होगा, शार्प होगा, यानी इससे ये अधिक होगा। इसके जो ढाल होंगे वो तीव्र होंगे। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि अग्र स्तर क्या होता है। और जो सबसे इसका निचला स्तर होता है उसको हम बोलते हैं निम्न स्तर, यानी बॉटम सेट बेड। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये सागरी तल पर होता है, ये सबसे नीचे कह सकते हैं कि जो सी बॉटम होता है उसके तरफ होता है और दूर तक सागर में ये निकला होता है, ये सागर की ओर क्या होता है, निकला होता है। तो ये हमने देख लिया कि किसी भी डेल्टा की जो संरचना है उसके तीन भाग होते हैं। पहला क्या होता है, उसका ऊपरी स्तर, और दूसरा जो होगा वो अग्र स्तर हो गया, तीसरा निम्न स्तर। तो तीन पार्ट हैं, टॉप सेट बेड, दूसरा है फोर सेट बेड और बॉटम सेट बेड। तो ये संरचना हो गई डेल्टा की। इसके साथ अगर हम बात करें कि आखिर डेल्टा के कौन से प्रकार होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ डेल्टा, तो इसके कुछ प्रमुख प्रकार होते हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं। जो सबसे प्रमुख प्रकार है इसका वो है चापाकार डेल्टा, या उसी को हम धनुषाकार डेल्टा या आर्कुएट डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, उसको हम ज्वारनदमुख डेल्टा बोलते हैं, एस्चुरियन डेल्टा या एस्चुरी डेल्टा बोलते हैं। और तीसरा जो होता है उसको हम बर्ड फुट डेल्टा बोलते हैं, यानी पंजाकार डेल्टा, ठीक है। यानी पक्षी के जो पंजे होते हैं, उसके जो पैर होते हैं उसके आकार का होता है। और उसके बाद क्या होता है कि दो और डेल्टा होते हैं जो क्या है कि थोड़ा सा वो बिखरे हुए होते हैं, यानी कि पूरी तरह से क्या है कि उनकी संरचना स्पष्ट नहीं होती है। उनके आधार पर इनको बिखरा हुआ या छीड़ाकार डेल्टा या लोबेट डेल्टा बोलते हैं। और एक और डेल्टा होता है जो खंडित होता है, तो उसको हम खंडित या कटा फटा डेल्टा बोलते हैं। तो ये डेल्टा के प्रमुख प्रकार हैं। इन्हीं के साथ एक दो और डेल्टा होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो पहले एक एक करके डेल्टा को हम देखते हैं। जो पहला जो डेल्टा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, तो वो है धनुषाकार डेल्टा या फिर चापाकार डेल्टा। इसी को हम आर्कुएट डेल्टा बोलते हैं। और दुनिया में जितनी भी बड़ी नदियां हैं, जैसे हम बात करें गंगा नदी, नील नदी, या इस तरह से विश्व की जितनी भी बड़ी नदियां हैं वो क्या है, आर्कुएट डेल्टा बनाती हैं। और ये आपसे अलग अलग परीक्षाओं में लगातार पूछता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में देख लेते हैं। तो डेल्टा के जो आगे का भाग होता है वो क्या होता है, इसमें धनुषाकार होता है। आप देख रहे हैं कि ये धनुष के शेप में दिख रहा है, इसी कारण से इसको हम धनुषाकार डेल्टा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब नदी अलग अलग शाखाओं में बट जाती है और इसके द्वारा क्या होता है कि ये एक चाप के शेप में इसका आकार दिखने लगता है, जिसके कारण इसको चापाकार डेल्टा भी कहते हैं। और ऐसे डेल्टा को एक अलग नाम से भी जानते हैं जिसको हम प्रगतिशील डेल्टा भी कहते हैं। इस डेल्टा में जब मुख्य नदी अलग अलग शाखाओं में बट जाती है और अपने साथ जो महीन कण होते हैं, यानी जो बहुत ही बारीक महीन कण होते हैं, उनके द्वारा जो निर्मित अवसाद होते हैं, और उसमें मूल रूप से क्या होता है कि चीका होता है, दोमट मिट्टी होती है और रासायनिक विभिन्न पदार्थ होते हैं। इनके द्वारा क्या होता है कि मुख्य धारा के दोनों ओर ये क्या होता है कि इन सेडिमेंट्स का जमाव होता है और इसी के द्वारा इस आर्कुएट डेल्टा का निर्माण होता है। और अगर हम बात करें कि आखिर इस डेल्टा के उदाहरण कौन है, तो विश्व में देखेंगे कि जो गंगा नदी है इसके द्वारा जो डेल्टा निर्मित होता है वो क्या है कि आर्कुएट डेल्टा है, चापाकार डेल्टा है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी, नील नदी, ह्वांगहो नदी, नाइजर नदी, पो नदी, इरावदी नदी, मेकांग नदी, राइन नदी,
मरे नदी, डेन्यूब, ऐसे विश्व की अनेक नदियां हैं जो क्या है कि चापाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर चापाकार डेल्टा क्या होता है। अगला जो डेल्टा है ये क्या है कि ज्वारनदमुख डेल्टा, ठीक है, या इसी को हम एस्चुरी डेल्टा भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिन नदियों के मुहाने क्या होते हैं कि थोड़ा सा गहरे होते हैं, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये धंसे हुए होते हैं, और वहां पर क्या होता है कि इस डेल्टा का निर्माण होता है या इसके निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। और अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे हमारे देश में ताप्ती नदी है, ये क्या है, ये एक ज्वारनदमुख डेल्टा बनाती है। ऐसे ही क्या है कि नर्मदा, हडसन, बिस्चुला, एल्ब या मैकेंजी जो नदियां हैं ये क्या है कि ज्वारनदमुख डेल्टा निर्मित करती हैं। और इसमें अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इस पूरे डेल्टा में ये अपना जो जलोढ़क है वो लंबी सकरी, जो यहाँ हमने बोला कि जो नदी आ रही ये धसी हुई है, तो यहाँ लाकर सेडिमेंट्स को क्या करती हैं, इकट्ठा करती है। और जैसे जैसे यहाँ अवसाद की मात्रा बढ़ती है तो फिर नदी की मुख्य धारा को मुहाने तक पहुँचने में अवरोध उत्पन्न होता है, और फिर यहीं पर क्या होता है कि ये अलग अलग शाखाओं में बंट जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि यहाँ पर ज्वारनदमुख डेल्टा का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ज्वारनदमुख डेल्टा क्या होता है और विश्व में कौन सी नदियां हैं जो इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला डेल्टा हम देख लेते हैं, ये क्या है, बर्ड फुट डेल्टा। जैसे नाम से ही क्या है ये स्पष्ट हो रहा है कि बर्ड यानी जो पक्षी होते हैं उनके जो फुट होते हैं, जो पैर होते हैं, जैसे आप देखेंगे ये इमेज, तो ये क्या है कि एक तरह से क्या है कि पक्षी के पैर के आकार की आकृति बन रही है। तो ये जो लैंडफॉर्म है, जो स्थल स्वरूप है, ये क्या है कि पक्षी के पंजों के आकार पर आधारित है, और इसी के आधार पर इसका नाम पंजाकार डेल्टा पड़ा है। ठीक है, इस डेल्टा का जो निर्माण होता है वो जलोढ़क से होता है, और इस नदी की घाटी में जो रासायनिक अवसाद है, या कह सकते हैं कि जो अवसाद है उसमें छोटे कणों की मात्रा अधिक होती है, और यही कारण है कि ये धीरे धीरे जब अवसाद निक्षेपित होते हैं तो ये दूर तक नहीं बढ़ पाते हैं। और इस प्रकार से क्या है कि इस प्रकार के सघन कह सकते हैं कि विभिन्न शाखाओं का निर्माण होता है, जिसके आधार पर पंजाकार डेल्टा का निर्माण होता है। और अगर हम बात करें तो समुद्र तट और उसके मुहाने के निकट ये विशेष शांत कह सकते हैं ना, कि जब हमने बोला कि क्या है कि ये बड़ा ही शांत, जब किसी भी नदी की धारा जो होती है उसका वेग अत्यंत कम हो जाता है, तब क्या है कि छोटी छोटी मुख्य धारा से अलग अलग शाखाओं का निर्माण होता है, और उसी के द्वारा क्या है कि इन शाखाओं के दोनों तरफ छोटे कणों के अवसाद और रासायनिक पदार्थों का सेडिमेंटेशन होता है, जमाव या निक्षेपण होता है, और उसी के द्वारा ये निर्मित होता है। और अगर विश्व में वर्डफुट डेल्टा के उदाहरण की बात करें तो जो मिसिसिपी नदी है वो क्या है कि पंजाकार डेल्टा का सबसे उचित उदाहरण है। तो यह हमने देख लिया कि पंजाकार डेल्टा क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो खंडित डेल्टा है, तो देखिए ये डेल्टा कब बनता है, तो सामान्य तौर पे जब भी डेल्टा का आगे का जो भाग होता है वो जब अलग अलग प्रभावों में आता है। जैसे अगर हम बात करें कि जो सरफेस एक्टिविटी है, जो धरातली गतियां हैं, या जो ज्वारी तरंगे हैं, या सागरी जो लहरें हैं, इनके द्वारा क्या होता है कि ये जो डेल्टा बना होता है ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, ये खंडित हो जाता है, और इसी के प्रभाव स्वरूप क्या है कि यहाँ पर कटा फटा क्षेत्र निर्मित होता है, और इसी के आधार पर इस डेल्टा को हम खंडित डेल्टा बोलते हैं। तो ये क्या हो गया कि ये खंडित डेल्टा है। ये क्या होता है कि जो पहले से निर्मित डेल्टा है उन्हीं का ये खंडित रूप है, ये नया डेल्टा नहीं है। और इसका जो अगला डेल्टा होता है उसको हम बिखरा हुआ या फिर कह सकते हैं कि छीड़ाकार डेल्टा, ठीक है, लोबेट यानी लोब के आकार का जो डेल्टा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोबेट डेल्टा बोलते हैं। अगर भारत में इस डेल्टा के उदाहरण की बात करें तो जो गोदावरी नदी है वो क्या है, वो लोब के आकार में डेल्टा निर्मित करती है, तो वो भी क्या है कि इसका उदाहरण है। और जब मूल नदी की जो शाखा होती है वो क्या है कि अधिक लंबाई तक बढ़ती है, इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जब इस नदी का वेग कम होने लगता है तो इससे छोटी छोटी अन्य
शाखाएं निकल जाती हैं और ये धीरे धीरे क्या है कि एक लोब का स्वरूप ले लेती हैं और इसी के आधार पर क्या है कि इसका नाम लोबेट डेल्टा कहते हैं। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये डेल्टा कौन कौन से होते हैं, उनके प्रकार कौन से हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो डेल्टा हैं उनके सिग्निफिकेंस क्या है, उनका महत्व क्या है। तो जो सबसे पहली बात है कि जितने भी विश्व में डेल्टा क्षेत्र हैं वहां पर जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनका विकास वहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है कि जो भी डेल्टाई क्षेत्र हैं वहां पर प्राकृतिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों से जो भी उपजाऊ मिट्टी है या जो अवसाद हैं वो आकर वहां निक्षेपित हुए हैं। इस दृष्टिकोण से इनकी जो उत्पादकता होती है वो अधिक होती है और इसी कारण से जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो यहीं विकसित हुई हैं। तो इस दृष्टिकोण से इनका महत्व है। दूसरी अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र के दृष्टिकोण से या जो कृषि गतिविधियां हैं उनके दृष्टिकोण से भी क्या है कि ये जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र होता है ये उपजाऊ क्षेत्र होता है और यहाँ पर विभिन्न अनाज फसलों के उत्पादन के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। और इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो जो डेल्टाई क्षेत्र होता है यहाँ पर सैंड, बजरी या इस प्रकार के जो बड़े आकार के कण हैं उनके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनका उपयोग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर या भवन निर्माण, हाईवे निर्माण यानी सड़क निर्माण में किया जाता है। तो उस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। और अगली जो बात है कि ये जो डेल्टाई क्षेत्र होता है ये एक तरह से बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से, जैव विविधता दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं और इसी के साथ ये पूरा बफर जोन के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि जैसे भी सागरी तरंगे हुई, सागरी तूफान हुए, जब ये आते हैं तो पहले क्या होता है कि समतल क्षेत्र या कह सकते हैं कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पहुंचने से पहले इस डेल्टाई क्षेत्र से गुजरते हैं, जिससे उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ये बफर जोन का भी कार्य करते हैं। और अगर हम बात करें कि आखिर इन डेल्टा क्षेत्रों से या इनके लिए प्रतिकूल स्थिति क्या है, यानी इनके लिए संकट क्या है, तो जो सबसे प्रमुख संकट है वो क्या है कि ये जो सागरी क्षेत्र है या जो सागरी जल है इनका लगातार अतिक्रमण हो रहा है। यानी मानव क्या कर रहा है कि अपने विकास के लिए इन क्षेत्रों का उपयोग कर रहा है। दूसरी बात क्या हो रहा है कि इन नदियों का प्रबंधन किया जा रहा है, जिससे क्या किया जा रहा है कि नदी का जो मात्रा है या कह सकते हैं कि नदी में जो जल भार है उसकी मात्रा कम हो रही है। दूसरी बात कि इसके मार्ग को या मूल जो मार्ग है उसको परिवर्तित किया जा रहा है, जिससे अवसाद निर्मित होने की जो मात्रा है वो प्रभावित हो रही है। इससे डेल्टा का जो निर्माण हो रहा है वो लगातार नहीं हो पा रहा है, वो संकट में पड़ता जा रहा है। और फिर अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें तो इसका भी प्रभाव डेल्टा पर पड़ रहा है। तो ये क्या है कि ये जो स्थितियां हैं ये डेल्टा के लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने देख लिया कि आखिर डेल्टा होता क्या है, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी हैं, डेल्टा के कौन से प्रकार होते हैं। प्रकार में भी क्या है कि जैसे हमने बोला कि डेल्टा के कई प्रकार होते हैं, तो आकृति के अनुसार भी डेल्टा निर्मित होते हैं। जैसे हमने जो आज डिस्कस किया चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ज्वारनदमुख डेल्टा या फिर छीड़ाकार डेल्टा, ये सारे क्या है कि उसके शेप के आधार पे है। लेकिन इसी के दूसरा जो पक्ष होता है कि विस्तार के आधार पर भी डेल्टा के निर्माण होते हैं। अगर उनकी हम बात करें तो जैसे वर्धमान डेल्टा बोला जाता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि अवरोधित डेल्टा। तो ये सब क्या है कि डेल्टा के विस्तार के आधार पर डेल्टाओं के अलग अलग वर्गीकरण किए जाते हैं। तो ये भी हो सकते हैं। फिर हमने देख लिया कि आखिर जो डेल्टा है इनके सामने प्रमुख संकट कौन से हैं। तो ये सारे आज के पहलू थे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।